हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल एंड ड्राइंग्स के बारे में। कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग्स क्या होता है। तो मैंने कहा था आपको कि जब कभी भी कोई भी बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर में किसी भी तरीके से पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी या कोई भी चीज अगर इंट्रोड्यूस करेगा, अगर वो कहलाएगा कैपिटल। और ड्राइंग्स क्या होगा, तो जब कभी भी बिजनेस का कोई भी मालिक, बिजनेस का कोई भी ओनर बिजनेस के अंदर, बिजनेस में से अगर कोई पैसा अपने घर के यूज के लिए, घर के पर्पज से अगर कोई पैसा निकालेगा तो वो कहलाएगा ड्राइंग्स। आज हम लोग उसका आगे का टॉपिक देखेंगे, जो कि पहले तो हम लोग एंट्रीज वगैरह की तरफ आएंगे, लेकिन अभी ये कुछ कुछ चीजें हैं जो जो कि आपको समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है यहाँ पे डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। पहली चीज क्या है? डेब्टर्स। दूसरी चीज क्या है? क्रेडिटर्स। तो डेब्टर्स क्या होता है और क्रेडिटर्स क्या होता है, समझिएगा ध्यान ध्यान से। तो डेब्टर्स का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई भी बिजनेस किसी भी इंसान को, जैसे उधार में सामान अगर बेचेगा, तो जिसको सामान बेचा जाएगा उधार में, वो इंसान कहलाएगा डेब्टर। वो इंसान क्या कहलाएगा? वो इंसान कहलाएगा डेब्टर्स। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको बिजनेसमैन के द्वारा, बिजनेस के द्वारा उधार में कोई सामान अगर बेचा जाए, वो कहलाएगा डेब्टर्स। सपोज करो सपोज करो कि मैं एक कंपनी हूँ XYZ, और हमने राजू नाम के किसी इंसान को, अगर मैंने क्या किया, सामान बेचा अगर उधार में, तो राजू मेरे लिए क्या हो जाएगा? राजू मेरे लिए हो जाएगा डेब्टर्स। राजू क्या होगा मेरे लिए? राजू मेरे लिए हो जाएगा डेब्टर्स। एक होता है क्रेडिटर्स, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स किसको बोलेंगे? दूसरा क्या होता है? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स किसको बोलेंगे? तो जब कभी भी एक बिजनेस, या मान लो कि मैं खुद, अगर मैंने किसी से सामान परचेज किया इस पर्पज से कि हमको वो गुड्स वगैरह खरीद कर, सामान वगैरह खरीद कर अगर रीसेल करना हो, बेचना हो, तो जिससे मैंने सामान परचेज किया, वो इंसान मेरे लिए क्या कहलाएगा? वो इंसान कहलाएगा क्रेडिटर्स। इसको हिंदी में बोला जाता है देनदार। डेब्टर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? डेब्टर्स को हिंदी में बोलेंगे देनदार, और क्रेडिटर्स को हिंदी में बोलेंगे लेनदार। तो जिसको हमने उधार में सामान बेचा, वो इंसान डेब्टर्स। जैसे राजू को मैंने उधार में सामान बेचा, तो राजू मेरे लिए डेब्टर्स। और अगर हमने किसी से उधार में सामान परचेज किया, जैसे पंकज से अगर मैंने उधार में सामान परचेज किया, तो पंकज क्या हो जाएगा? पंकज हो जाएगा क्रेडिटर्स। और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि डेब्टर्स जो होता है बिजनेस के लिए, ये डेब्टर्स जो होता है बिजनेस के लिए, डेब्टर्स क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। क्रेडिटर्स क्या होता है? तो क्रेडिटर्स बिजनेस के लिए होता है करंट लायबिलिटीज। ये बात कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव के तौर से कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। डेब्टर्स क्या हो जाएगा? जिसको हम उधार में सामान बेचेंगे वो डेब्टर्स, जिससे हम उधार में सामान परचेज करेंगे वो क्रेडिटर्स। डेब्टर्स क्या होगा? करंट एसेट्स। क्यों बोलेंगे करंट एसेट्स? क्योंकि क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान को सामान अगर उधार में बेचेंगे, तो ऐसा नहीं कि उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए उधार में बेचेंगे, बस लेस देन 1 ईयर के लिए सामान बेचेंगे। तो करंट एसेट्स का मतलब ही क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी इंसान को आप लेस देन 1 ईयर के लिए अगर, यानी कि करंट एसेट्स का डिफिनेशन क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज को अगर 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर लें, 1 साल के अंदर में कैश में यूटिलाइज कर लें, 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर लें, तो क्या होगा? वो कहलाएगा डेब्टर्स, मतलब करंट एसेट्स। तो डेब्टर्स भी क्या होता है? डेब्टर्स भी होता है करंट एसेट्स, क्योंकि हम किसी भी इंसान को ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए उधार में सामान बेचेंगे, इसलिए डेब्टर्स भी क्या होता है? तो डेब्टर्स भी होता है करंट एसेट्स। ठीक है ना? अगला क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को करंट लायबिलिटीज किस लिए कहा मैंने? इसलिए कहा कि हम अगर किसी से उधार में सामान परचेज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान मुझे 1 साल से ज्यादा समय के लिए उधार में सामान बेचेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ईयर। इसलिए ध्यान रखना कि डेब्टर्स का मतलब क्या होता है? देनदार। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? लेनदार। डेब्टर्स क्या होता है? करंट एसेट्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? करंट लायबिलिटीज। तो ये दो चीजें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दो वर्ड का मीनिंग आपको ध्यान रखना, आगे चल के टाइम टू टाइम आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ये जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और लायबिलिटीज, ये जो आपका क्रेडिटर्स है, ये कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा आपका बैलेंस शीट के ये एसेट साइड में और ये लायबिलिटी साइड में। एक वर्ड यहाँ पे होता है बैड डेब्ट्स। ये अभी हम लोग छोटे छोटे टर्म की इस वजह से सीख रहे हैं कि आगे इसका काम पड़ने वाला है आपको। ठीक है ना? एक टर्म होता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स किसको बोलेंगे? तो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि जब कभी भी हम किसी इंसान को, किसी कस्टमर को सामान मैंने उधार में बेचा, और वो कस्टमर ने अगर पैसा नहीं चुकाया,
मैंने अपना सारा प्रयास कर लिया, सारा एफर्ट लगा लिया, सारा तरकीब लगा लिया, सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया, लेकिन तब भी उससे पैसा नहीं आए और ना पैसा आने की कोई उम्मीद हो। आप जब ये कंफर्म हो जाए कि पैसा अब रिकवर नहीं होगा फला कस्टमर से, तो ऐसे सिचुएशंस को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि ये पैसा मेरा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। ये क्या हो गया मेरा, बैड डेब्ट्स हो गया। तो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होगा, बैड डेब्ट्स कब क्रिएट होगा, जब कभी भी आप डेप्टर्स को, यानी कि जब आपका डेप्टर्स बनेगा तो इसी इसी के माध्यम से, डेप्टर्स के माध्यम से कभी कभी क्या होता है, बैड डेब्ट्स होता है। क्योंकि जैसे कि आप सपोज करो कि 1 लाख का मैंने सामान बेचा मार्केट में उधार में। अब जरूरी नहीं है कि 1 लाख के कस्टमर में से बहुत सारे कस्टमर होंगे, तो बहुत सारे कस्टमर में से कुछ ऐसे भी कस्टमर होंगे जो कि हमको सामान तो लेकर जाएंगे लेकिन सारा पैसा नहीं चुकाएंगे, कुछ पैसा मेरा डूब जाएगा। जैसे कोचिंग में कभी कभी होता है ना, हर फील्ड में ये होता है कि हमने 10 स्टूडेंट को, हमने क्या किया, तो 10 स्टूडेंट को पढ़ाया, 10 में से 9 लोगों ने पैसा चुकाया, एक ने किसी मजबूरी के कारण या किसी भी कारण से उस समय पैसा नहीं चुकाया। अब मुझे क्या लगा कि वो स्टूडेंट या वो कस्टमर या फिर वो इंसान हमको पैसा नहीं चुकाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मेरा पैसा क्या हो गया, ये पैसा मेरा बैड डेब्ट्स हो गया। एक वर्ड होता है बैड डेब्ट्स। तो ये समझ में आया आपको। अगला फिर देखना है यहाँ पे आपका, अगला क्या, अगला है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, एक्सपेंडिचर होता है 3 प्रकार का। एक होता है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक्सपेंडिचर कितने प्रकार का, तो आप कहेंगे 3 प्रकार का होता है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं बारी बारी से। पहले हम लोग समझते हैं रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर को। पहले किसको समझते हैं, तो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर को। तो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर एक ऐसे प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है जो कि एक ऐसा खर्च जो अगेन एंड अगेन हो, एक ऐसा खर्च जो बार बार हो, एक ऐसा खर्च जिसको करने से अर्निंग कैपेसिटी आपकी क्या रहे, मेंटेन रहे, एक ऐसा खर्च जिसका प्रभाव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पड़े, एक ऐसा खर्च जिसका प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में पड़े, और जिसको करने से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि मेंटेन रहेगी। ऐसे प्रकार के खर्च को क्या बोलेंगे, ऐसे प्रकार के खर्च को बोलेंगे हम लोग रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसको, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। तो जैसे कि सैलरी चुकाना, जैसे कि रेंट चुकाना, तो सैलरी चुकाना, रेंट चुकाना, बिजली का बिल चुकाना, तो ये सब सारा का सारा, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब सारे के सारे जो खर्चे होते हैं वो क्या होता है, तो वो होता है आपका रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे, तो आप कहेंगे कि एक ऐसा खर्च जो बार बार हो, एक ऐसा खर्च जो अगेन एंड अगेन हो, एक ऐसा खर्च जिसको करने से अर्निंग कैपेसिटी आपकी क्या रहे, तो मेंटेन रहे। ऐसे वाले खर्च को क्या बोलेंगे, तो ऐसे वाले खर्च को बोलेंगे रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या, दूसरा होता है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या, तो दूसरा होता है आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। इसको देखेंगे ध्यान से। दूसरा क्या, तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। तो एक ऐसा खर्च जिसको करने से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, एक ऐसा खर्च जिसको करने से एसेट्स का क्रिएशन हो, एक ऐसा खर्च जिसका प्रभाव बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पड़े, एक ऐसा खर्च जिसको हम लोग करेंगे तो वो मोर देन 1 ईयर तक यूटिलाइज होता रहेगा। ऐसे खर्च को क्या बोलेंगे, तो ऐसे खर्च को बोलेंगे हम लोग कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्च को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। अब दोनों में कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। सपोज करो कि हमने एक मशीन परचेज किया, तो मशीन परचेज करना कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, लेकिन मशीन को फिर 1 साल के बाद फिर वो खराब आएगा, टूट फूट आएगा, घिसावट आएगा, तो उसमें जब हम लोग खर्च करेंगे तो ऐसे प्रकार के खर्च को क्या बोलेंगे, तो ऐसे प्रकार के खर्च को बोलेंगे हम लोग रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। तो मशीन परचेज करना कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, मशीन में बाद में फिर टूट फूट आएगी, खराबी आएगी, घिसावट आएगा, उसको फिर रिपेयर करवाना क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। वैसे ही जैसे बिल्डिंग बनाया हमने, बिल्डिंग बनाना क्या हो जाएगा, तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। लेकिन अब बिल्डिंग जब बनके तैयार हो गई तो हर साल साल में क्या करना पड़ेगा, तो उसमें रंगाई करनी होगी, उसमें पुताई करनी होगी, उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होगा। तो ऐसे प्रकार के खर्चे को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर।
कुछ और एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे सपोज करो आप कि मैंने एक बाइक परचेज किया, तो बाइक परचेज करना कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, लेकिन बाइक में क्या होगा, तो मोबिलिंग, ग्रीसिंग, पेट्रोल वगैरह etc जो खर्च वगैरह जो होंगे वो क्या होंगे, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। इस तरीके से ढेरों सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि आपने फोन परचेज किया, फोन परचेज करना कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, लेकिन फोन में क्या करना, तो बार बार आपको रिचार्ज करवाना होगा। आपका टेम्पर्ड फोन का टूट गया, अगर उसको आपने रिपेयर करवाया, कवर आपने चेंज करवाया, तो ये सब सारे खर्चे क्या होंगे, वो हो जाएंगे आपके रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से इस दो में हमने बहुत सारे अंतर आपको बताए। इसके अलावा एक और बचा है यहाँ पे, इसके अलावा एक और बचा आपका डेफर्ड। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं क्या कह रहा है कैपिटल नेचर के बारे में, कि दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स एसेट्स और नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। इट गिव्स द बेनिफिट्स फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। क्या कह रहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये रेकरिंग नेचर के बारे में अगर कहें तो वो क्या होता है, वो होता है रेवेन्यू नेचर। लेकिन ये रेकरिंग नहीं होता। अब रेकरिंग का क्या मतलब होता है, तो एक ऐसा खर्च जो कि अगेन एंड अगेन होगा, जो बार बार होगा, जो रिपीट होगा, तो ऐसे वाले खर्च को कहेंगे हम लोग रेकरिंग नेचर। और जो एक बार खर्च किया वो लंबे समय तक अगर वो चलेगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। तो ये दो हम लोगों ने देख लिया। एक और बचता है इसमें क्या, एक और बचता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि बस यूं समझिए कि एक दिखावटी नेचर का होता है। कहने का मतलब एक ऐसा खर्च जो कि खर्चा तो हमने कर लिया, लेकिन वो खर्चा के करने से एसेट्स का क्रिएशन नहीं होगा, बल्कि आप क्या करेंगे, उसको उस खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके आप राइट ऑफ करेंगे कई सालों में, लेकिन उससे एसेट्स भी नहीं बनेगा। जैसे फर्नीचर आपने परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज करेंगे तो वो एसेट्स फर्नीचर के तौर पे आपके बिजनेस के अंदर में दिखेगा। बिल्डिंग अगर बनाएंगे तो बिल्डिंग आपका दिखेगा। मशीन अगर आप परचेज करेंगे तो मशीन आपके बिजनेस के अंदर में दिखेगा। लेकिन अगर आपने इस नेचर के खर्चे पे अगर खर्च किया, इस खर्चे का नाम है क्या, जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसा खर्चा आपके बिजनेस में खर्च तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा खर्चा आपके बिजनेस में एसेट्स का क्रिएशन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे खर्चे को हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। सपोज करो कि मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में। अब नए नए प्रोडक्ट पे क्या होगा कि लोगों का नजर कम जाएगा, अट्रैक्शंस कम होगा, लोग लेना कम चाहेंगे, नए नए सामान पे मेरे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे पर्पस में क्या करना पड़ता है, तो नए सामान को मार्केट में जल्दी ग्रो करने के पर्पस से क्या करना पड़ता है, तो मार्केट में किसी बड़े सेलिब्रिटी से प्रचार करवाना पड़ता है। जैसे मैंने कोई नया नया सामान बनाया, अब उस सामान को कोई क्रीम बनाया, कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर बनाया, जैसे छड़ बनाया, जैसे आपने देखा होगा कि छड़ का प्रचार करता है एक एक्टर, तो वो हो गया। इस तरीके से बहुत सारा ऐसा सामान होता है जिसको प्रचार करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं ना किसी बड़े सेलिब्रिटी को देता हूँ। वो बड़ा सेलिब्रिटी अगर उस पर खर्च करेगा तो उससे क्या होगा कि लोग उस प्रोडक्ट पे, उस सामान पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। इसी वजह से तो हम अब अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी अगर मेरे सामान का एक बार अगर प्रचार कर दिया तो लोग उस सामान पे ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। लेकिन क्या वो बड़ा जो सेलिब्रिटी होंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, तो ये जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, क्या ये मेरे से कम पैसे में या थोड़ा थोड़ा पैसा लेंगे क्या, वो एक ही बार में अपना पैसा ले लेंगे? तो मान लो कि उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आपके सामान का प्रचार करूंगा, लेकिन मैं प्रचार करने का आपसे कम से कम लूंगा 3 करोड़। तो अब उसको मैंने 3 करोड़ रुपए अपने बिजनेस के अंदर से दे दिया, लेकिन क्या ये 3 करोड़ का खर्चा अगर एक ही बार मैं दिखा दूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उस साल क्या होगा ना, कि उस साल मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। मार्केट में क्या होगा, गलत हाइवोक बनेगा कि लगता है कि इस कंपनी को इस बार लाभ नहीं हुआ, चूंकि लाभ नहीं होगा तो मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा पैसे को शेयर होल्डर्स के बीच में। इसी वजह से क्या होता है कि आप उस खर्चे को एक बार में आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस खर्चे को आप ये देखो कि उसके प्रचार करने से आने वाले कई सालों तक हमको बेनिफिट मिलेगा। जैसे सलमान खान ने प्रचार किया, तो इसके प्रचार का कितने दिनों तक फायदा होगा हमको। एक अनुमान के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस टोटल खर्चे को उसके लाइफ से, उसके एयर से, एक अनुमानित एयर से भाग देंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो मैंने अनुमान लगाया कि सलमान खान से प्रचार करवाएंगे, इसका बेनिफिट हमको 10 साल तक होगा। तो मैं क्या करूंगा, तो 3 करोड़ रुपीज को 10 से भाग दूंगा, उसके बाद जो एक साल का जो खर्चा होगा, उस खर्चे को हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर करूंगा। क्योंकि पहले साल मेरा 30 लाख रुपए अगर खर्च बना, तो 30 लाख रुपए को दिखाऊंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी जो पैसा बच जाएगा, उस पैसे को मैं दिखा दूंगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो दिखाएंगे हम,
बाकी का पैसा 2,70,00,000 रुपया, तो क्या वो एक्चुअल में वो एसेट्स है क्या मेरे पास में बिजनेस के अंदर में? जिस तरीके से मशीन है, जिस तरीके से प्लांट है, जिस तरीके से फर्नीचर है, वो एसेट्स के तौर पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो एसेट्स मान के दिखा देते हैं। कहाँ पे? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ऐसे ही खर्चे को क्या बोलेंगे? ऐसे खर्चे को बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल वर्ड में। और एक लाइन में अगर कोई आपसे पूछे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, तो आप कहेंगे कि एक ऐसे प्रकार का खर्च, सपोज करो कि किसी हेवी एडवर्टाइजमेंट में हमने खर्च किया और उस खर्च को थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करना है, थोड़ा थोड़ा करके उसको खत्म करना है, थोड़ा थोड़ा करके उसको क्लोज करना है। तो ऐसे प्रकार के खर्च को क्या बोलेंगे हम लोग? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि हेवी एडवर्टाइजमेंट में क्या गया खर्च, जिसको एक बार में नहीं थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करेंगे, ऐसे प्रकार के खर्च को क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसको हम लोग बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाकी का लेक्चर हम लोग अगले क्लास में फिर इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।